तो बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर शुरू किया है मैंने सॉल्व कराना। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो सेक्शन से जाकर के खोज के वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट जो बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स की है वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टीआरई 3, उसके बाद टीआरई 2, उसके बाद टीआरई 1, इन सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक सेशन में अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर करें तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सवाल हो पाते हैं। तो कुल मिला के ये तीनों क्वेश्चन पेपर करने में आप मान के चलें कि 9 से 10 वीडियोज हो जाएंगी, और ये सभी वीडियोज आपको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे मिलती रहेंगी ताकि आप अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से शुरू कर सकें। आप सभी को पता है टीआरई 4 की वैकेंसीज बहुत जल्दी आएंगी, इसलिए जब भी आप देखो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या तैयारी शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप सिलेबस को समझें, एग्जाम पैटर्न को समझें। और एग्जाम पैटर्न वगैरह समझने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। तो पार्ट 1 आप देख लेना, आज पार्ट 2 है। मैं ऐसा भी करूंगा कि इसी पार्ट 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 के वीडियो की लिंक दे दूंगा ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप अर्थशास्त्र को हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं। अब चलिए आज के सवाल को शुरू करते हैं। और लास्ट वीडियो में जितनी चीजें आपने देखी थी आज वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आज का पहला जो सवाल है उसको ध्यान से देखना, समझना और पढ़ना। देखो, बिहार पीजीटी की अपनी एक बड़ी शानदार विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको 5 विकल्प देखने को मिल जाते हैं किसी भी सवाल में, 5 विकल्प। और ये सवाल, एक मिनट, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, कुछ और क्वेश्चंस बाकी थे, मुझे वहां से कंटिन्यू करना है ना। तो लास्ट क्लास जो हुआ इसका पार्ट 1, उसके आगे अगर हम बढ़े तो ये पहला सवाल आता है, सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, कमेंट कर सकते हैं आप। ये आपसे पूछ रहा है आइसोक्वांट कर्व के बारे में, समुत्पाद वक्र, है ना। देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ें, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको आसानी से याद ही होगा क्योंकि यहां से आपका शुरुआत हो जाता है ना, इंडिफरेंस कर्व। ठीक इसी तरीके से आप आइसो प्रोडक्ट कर्व को भी पढ़ते हैं या आइसो क्वांट कर्व को पढ़ते हैं, और इसमें भी वही सारी विशेषताएं होती हैं जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आप पढ़ते हैं, उसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट जो है कि समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसे कि आपने पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व में कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। रीजन क्या था कि दोनों अलग अलग उपयोगिता के स्तर को बताते थे। अब अगर हम समुत्पाद वक्र की बात करेंगे तो समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यह सही बात इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग उत्पादन के स्तर को बताते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये सही है ना। अगला, उच्च समुत्पाद वक्र का अर्थ है उत्पादन का उच्च स्तर। बिल्कुल सही बात है। समुत्पाद वक्र की जब हम बात करते हैं तो ये जितना ऊंचा होगा, यानी दाहिनी तरफ जितना ऊपर की तरफ रहेगा, ये उतने अधिक उत्पादन के स्तर को बताता है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाता है। थर्ड पॉइंट यहां पे है, समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के लिए अवतल है। अब यहीं पे मामला फंस जाता है। अवतल का मतलब क्या होता है? कनकेव, कनकेव। और आप सभी को पता है कि समुत्पाद वक्र की बात करेंगे या इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस सवाल की अगर हम बात करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर है। लेकिन असल में ये सही उत्तर जो है ये क्या है? गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि
आइसोक्वांच कर्व क्या होते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कनकेव टू ओरिजिन, जो कि नहीं होगा। कनकेव टू ओरिजिन की बात करते हैं तो एक सिंपल सा आप याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, ये कैसा होता है, ये हो जाता है आपका कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव बोले तो नतोदर, है ना, नतोदर भी एक इसकी हिंदी होती है। और कन्वेक्स की हिंदी क्या होती है, उन्नतोदर, उन्नतोदर। तो हमारा चाहे अनधिमान वक्र होगा या समुत्पाद वक्र होगा, ये कैसे होंगे, ये होंगे उन्नतोदर, ठीक है ना, उन्नतोदर, कन्वेक्स टू ओरिजिन। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये नतोदर होता है, कनकेव टू ओरिजिन। सवाल में क्या पूछ रहा है कि समुत्पाद वक्र का गुण नहीं है, तो यही एक पॉइंट है ऑप्शन सी, जो कि समुत्पाद वक्र का गुण नहीं है। उम्मीद है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और कभी भी आपकी परीक्षा में अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, सीमांत राजस्व के बारे में। जो भी आप सीमांत का कंसेप्ट पढ़ते हो, चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे, चाहे आप मार्जिनल रेवेन्यू की बात करोगे, तो हमेशा एक चीज यहां पे ध्यान रखना है आपको कि जब आप एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप टोटल आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है ये बता रहा है कि एक और इकाई बेचने से प्राप्त क्या, अतिरिक्त राजस्व। क्योंकि देखो मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है, सिंपल सा अगर कहो तो हम लोगों को राजस्व को टारगेट करना, रेवेन्यू को टारगेट करना। और सीमांत ये तो हो गया राजस्व, और जब एमआर की बात करेंगे तो एमआर हमेशा एक अतिरिक्त के साथ होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। तो एक अतिरिक्त इकाई को यहाँ पे बेचेंगे तभी तो राजस्व मिलेगा। तो एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से उत्पन्न जो अतिरिक्त राजस्व होगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, बोले तो राजस्व, सीमांत राजस्व के बारे में, सीमांत राजस्व के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल है आपका किन्स से संबंधित। और मैं हमेशा से आपको कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो किन्स महोदय ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, किन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इनके किसी भी थ्योरी को आप बिल्कुल मिस ना करना, सभी में अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना। तो सवाल कह रहे किन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इतनी चीजें तो आपकी क्लियर होंगी कि जब आप किन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को पढ़ते हैं, तरलता अधिमान सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो वहां पे 3 उद्देश्यों की बात किया था किन्स ने, ठीक है ना, 3 उद्देश्यों की बात किया था। तो उन तीनों में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सट्टा मांग के बारे में, कि जो मुद्रा है ना उसकी सट्टा मांग किस पे निर्भर करती है। तो इसकी सट्टा मांग जो निर्भर करती है वो ब्याज की दर पे करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करती है। और अगेन बोल रहा हूं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को आप रिवाइज कर लेना। इसमें तरलता जाल वाला जो कंसेप्ट है, तरलता जाल वाले कंसेप्ट को भी अपना क्लियर रखना, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ ज्यादा नहीं याद करना है। तीनों उद्देश्य, और तीनों उद्देश्य पे क्या किसका प्रभाव पड़ना है, और तरलता जाल, बस इतनी बात आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ लो, कभी आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। भाई मुद्रा आप सभी जानते ही हैं, बिना मुद्रा के आज के टाइम में हम एक बेहतर जीवन की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि देखो जो मुद्रा होती है उसको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया ही किया जाता है, इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना, क्या ऐसा होता है क्या कि मुद्रा के द्वारा जो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाया जा सके? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा है ना। यह मुद्रा के कार्य में बिल्कुल नहीं शामिल है। मूल्य का भंडारण, ये भी सही बात है। तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। और जितने भी मुद्रा के कार्य हैं जो उनका पूरा क्लासिफिकेशन है उसको आप तैयार कर लेना अपने आने वाली अगली परीक्षा के लिए।
अब हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन जो है जिसको मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया कि सकल राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है ना। तो देखो जब हम सकल राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ना, सरकार की जितनी आमदनी जितना खर्च उन दोनों के डिफरेंस को लेना है, यहाँ पे जो उधारी है उसको छोड़ देना होता है, दैट मीन्स एक्सक्लूडिव बोरोइंग्स, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन पे आ जाएं तो पहला कह रहा है घर पे शुद्ध उधार, बोले तो डोमेस्टिक नेट बारोइंग की बात कर रहा है, तो इसको हम सकल राजकोषीय घाटे में शामिल करते हैं। आरबीआई से उधार लेना ये भी शामिल रहेगा और विदेशों से उधार लेना। यहाँ पे तीन के तीनों जो है ना, ये तीनों ही फिस्कल डेफिसिट के पार्ट हैं, राजकोषीय सकल राजकोषीय घाटे के पार्ट हैं। राइट आंसर क्या हो गया, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि सच में तो तीन के तीनों ही सही है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है वैगनर का नियम। देखो जब भी आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हो, पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी की बात करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी में दो मॉडल ऐसे हैं, दो थ्योरी ऐसी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। एक तो वैगनर हो गए और दूसरे पीकॉक वाइजमैन हो गए, है ना। तो वैगनर महोदय ने क्या बताया था, वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसको बोला गया, देखो आप ये तो याद ही होगा ना, राज्य की बढ़ती गतिविधि का नियम। इनका कहना यह था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, वैगनर महोदय ने कहा कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि सरकार के द्वारा लोक व्यय बढ़ाया जाता है। बोले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, लोक व्यय जो है, उसमें वृद्धि वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यह वैगनर महोदय का मानना था। इसीलिए इन्होंने बोला राज्य की बढ़ती गतिविधि का नियम। तो पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, विकास के रास्ते पे चलेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, इस तरीके की कोई बात वैगनर महोदय ने नहीं किया था। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात गिरता है, ये तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो अनुपात है ना वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा। राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो गया कि समय के साथ ना, समय के साथ यहाँ पे वृद्धि देखी जाएगी सरकार की गतिविधियों में, और सरकार की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही ना सरकार क्या करती है, विकास कार्यों को कराने पे ध्यान देती है, या वहीं से वो चीजें निकल करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कराधान का सिद्धांत कौन सा नहीं है ना। तो कराधान का सिद्धांत भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो जैसे कि एडम स्मिथ का हो गया, अब उसको आप पूरा पढ़ के रखना है ना। एडम स्मिथ तो अपने सिद्धांत में बात ही कहां से लेके चलते हैं, वो बात लेके चलते हैं इक्विटी से, है ना। इक्विटी, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इफिशियंसी, तमाम चीजें। अब इस सवाल पे आते हैं और कह रहा है कि कराधान का सिद्धांत नहीं है। यह ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कराधान का सिद्धांत इसमें से नहीं है। तो देखो अगर राजस्व पर्याप्तता की बात करेंगे, राजस्व पर्याप्तता की बात करेंगे तो यह भी कहीं ना कहीं संबंधित है, कराधान के सिद्धांत है। निष्पक्षता की बात करेंगे, यह भी कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है। दक्षता, ये तीन के तीनों ही जो है कराधान के सिद्धांत से संबंधित हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। इतनी चीजें हो गई। अब देखो जो अगला आपसे सवाल पूछा गया है ना, वो सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसका इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, तो कहीं से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ लाके पूछ दिया, तो सीधे इसका आंसर आप याद रखेंगे कि कर्नाटका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका को आप जो है याद रखना। और यह सवाल था जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए आस्थि परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी, कर्नाटका के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का भुगतान करने के बोझ के वितरण को कहा जाता है। देखो दो चीजें आपको क्लियर रखनी होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है कराघात, एक तो क्या मैंने बोला, एक तो हो गया कराघात और दूसरा क्या हो गया, करापात। इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है उसी को बोला जाता है कर का विवर्तन करना।
कर का विवर्तन करना। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कराघात क्या होता है, कराघात क्या, तो मैंने कहा कि जब सरकार जो है किसी के ऊपर, अब डायरेक्ट तो किसी के ऊपर लगाएगी तो देखो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है ना। तो मैंने कहा कि सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं पे कर वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो जो प्रथम व्यक्ति, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि ये कर का जो है प्रथम बिंदु होता है, कर का प्रथम बिंदु, पहला पॉइंट जिस पे टैक्स लगा। और करापात की बात करेंगे अगर, तो करापात जो है ये क्या है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु। अब कराघात से लेकर के करापात के बीच की प्रक्रिया को कहा जाता है कर विवर्तन। जैसे कि साबुन की बात करते हैं, साबुन के एक टिकिया पे मान लो उसका जो है ये कोई लक्स कंपनी का साबुन हो जाए, डिटॉल का हो जाए, कोई भी हो जाए, हमने कहा इसका प्राइस जो है 30 रुपीज है, जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है कुछ एक निश्चित अमाउंट पे। तो जब एक कंपनी वाला, यानी कि मान लो एक दुकानदार ही साबुन खरीदता है, या जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे भी आप ले सकते हो, उसी ने सरकार को टैक्स दे दिया, फिर वो एक दुकानदार साबुन लेके आता है, उसने टैक्स को पे किया, लेकिन फाइनली जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा, अंतिम प्रयोग, ध्यान से देखना, अंतिम प्रयोग जो इसका व्यक्ति करेगा, तो इसके बाद तो इसको कहीं और टाला नहीं जा सकता है ना। तो यही असल में कर का अंतिम रूप से भुगतान करता है। तो पहला बिंदु हो गया कराघात, अंतिम बिंदु हो गया करापात, और कराघात से करापात की प्रक्रिया हो जाती है कर विवर्तन। कर विवर्तन बोले तो कर को दूसरे पे स्थानांतरित कर सकते हो, है ना, लेकिन प्रॉपर में इसको आप स्थानांतरित नहीं कहोगे, इसके लिए वर्ड का जो प्रयोग करोगे वो बोलोगे करापात, है ना। तो कर का भुगतान करने के बोझ के वितरण को, यानी कि आपका जो बोझ था किसी और को आपने क्या किया, दे दिया, ये हो जाता है करापात। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा, पीकॉक और वाइजमैन के विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, पीकॉक वाइजमैन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पीकॉक वाइजमैन। तो अगर आपको याद हो तो पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा। तो ये होता है ना, इसको कुछ ऐसे बोलते थे, जर्क्स और स्टेप लाइक फैक्शन, तो झटके में या कदम के फैशन से ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपका रिलेटेड है 1991 की औद्योगिक नीति से, जिसको आप क्या एलपीजी पॉलिसी बोलते हो। तो कहा गया कि 1991 के सुधार के दौरान किसको, एक को छोड़ करके अधिकांश उद्योगों के लिए उस औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो देखो अभी तक ना लीकर यानी कि शराब के लिए अभी तक लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो चर्चा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। देखो ध्यान से अभी सवाल को समझना, एक लाइन पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपसे गलत नहीं होगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम यहां से आपसे पूछ रहा है। एलपीजी की बात करें अगर हम, एलपीजी लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है ना, यानी कि लाइसेंसों में उदारीकरण, लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाना। प्री प्राइवेटाइजेशन बोले तो निजीकरण की प्रक्रिया, यानी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोल देंगे। ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण, 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 यानी कि विश्व के समस्त देशों के साथ हमारे संबंध बिल्कुल बढ़िया होंगे, हम आदान प्रदान करेंगे वस्तुओं का, सेवाओं का, है ना। अब ऑप्शन पे आते हैं, इसने कहा वैश्वीकरण का परिणाम, ठीक है। तो निजीकरण, उदारीकरण, ये तो देखो इसी एलपीजी के पार्ट थे ना। आउटसोर्सिंग जो है, आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों को एक स्थान पे मान लो हायर करना, है ना, एक देश से दूसरे देश में हायर करना, ये कहीं ना कहीं परिणाम हो जाता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, बोले तो वैश्वीकरण का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं,
और 7 नंबर कह रहा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बोला ना, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य हो गया, केंद्रीय बैंक के कार्य हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए। इनका आप क्या नोट्स बना लो। साख नियंत्रण कैसे करेगा आरबीआई, है ना, उसकी विधियों के बारे में, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। सो ये कह रहा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं, इस तरीके से आपसे पूछ रहा। अब जमा की स्वीकृति, ये तो देखो कार्य है ही भाई। आप पैसा कहाँ पे जमा करने जाते हो? कॉमर्शियल बैंक में ही जाओगे, एसबीआई में चले जाओगे, पीएनबी में चले जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा लेके आरबीआई के पास जाओगे, बोलोगे भाई आरबीआई मेरा एक खाता खोल दो, मेरे को अपना पैसा जमा करना। तो आरबीआई तो जमा की स्वीकृति को करता नहीं। ये तो देखो कॉमर्शियल बैंक का कार्य है ना। धन का प्रेक्षण, है ना, ये भी क्या कॉमर्शियल बैंक का कार्य होता है ना। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बैंक दर का निर्धारण, लो बड़ी मजेदार बात है। अगर ऐसा हो जाए कि वाणिज्यिक बैंक को ये पावर मिल जाए कि वो बैंक दर का निर्धारण करें, तो हमेशा वो अपने फेवर में करेंगे। हालांकि बैंक दर हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो हो गया, ठीक है ना, एसडीएफ हो गया। रिवर्स रेपो की तो बात इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिक्स्ड कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? हमारा सेंट्रल बैंक निर्धारित करता है, बोले तो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता, बोले तो आरबीआई निर्धारित करता है ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा, बाकी दो चीजें हो जाएंगी। तो वाणिज्यिक बैंक के कार्य ए और बी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल किससे संबंधित है, चलो देख लेते हैं भाई साहब। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जहां पे क्या हो जाता है ना, ब्याज दर बहुत अधिक हो जाएगी। क्या ऐसा है क्या कि ब्याज दर बहुत अधिक हो जाएगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाली स्थिति में, लिक्विडिटी ट्रैप वाली स्थिति में? क्या ऐसा होता है क्या? आपने देखा कहीं? और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि सट्टा धनमाग असीम रूप से लोचदार हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप याद करें लिक्विडिटी ट्रैप वाला जो डायग्राम कुछ इस तरीके का था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब ये देखो ना, तो ब्याज दर बहुत अधिक होगी, सभी को उम्मीद है कि ब्याज दर में और गिरावट आएगी, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या? सट्टा धनमाग असीम रूप से लोचदार। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 109 पे पहुंचते हैं हम लोग, और ये 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, 15वें वित्त आयोग से। और कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने इसमें से किन की बात किया था। तो देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक राज्य की मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी बात किया था 15 फाइनेंस कमीशन। जिला आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल किया था। प्रदर्शन आधारित अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, इसकी भी बात किया था, तीनों की ही बात किया था। तो अभी देखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो गया आपका 15 फाइनेंस कमीशन का। उसके बाद आते हैं हम लोग मुद्रा गुणक के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह धन के स्टॉक और उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक का अनुपात है। सही बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। इसका मान 1 से अधिक होता है, ये भी सही है, मनी मल्टीप्लायर, है ना। यह बैंकों के मांग जमा पे निर्भर करता है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक सही, यहाँ पे भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा एक फर्म दीर्घावधि में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो ये तो देखते ही आप बता देंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती हैं, ये लॉन्ग रन में क्या सामान्य लाभ को ही अर्जित करेंगी। वहीं एकाधिकार की बात करेंगे तो ये असामान्य लाभ को अर्जन कर सकती है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वासी रेंट के बारे में बात करते हैं, जिसकी बात मार्शल महोदय ने किया था। तो इन्होंने कहा कि दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, सही बात है। अल्पकाल में स्थिर हो जाता है, मानव निर्मित वस्तुओं पे लागू होता है, ठीक है ना। तो मानव निर्मित वस्तुओं पे लागू होगा, ये भी सही बात है। ओके, कहां तक हो गए? 112। हाँ, उसके बाद क्या है कि अल्पकाल में ये क्या हो जाता है? अल्पकाल में स्थिर हो जाता है, तो ये भी सही बात है। तो तीन का तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक, है ना। आभासी लगान फार्मूला बोले तो टीआर माइनस टीवीसी, टीआर माइनस टीवीसी क्वासी रेंट का फार्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के माप से बाहर रखी गई है ना। ये भी सवाल देखो बड़ा बढ़िया है कि सेकेंड हैंड
सामान बेचकर दलाली से प्राप्त आय, इसका मतलब यहाँ पे आपके एक सेवा को दे रहे हो, है ना, तो ये तो देखो रखा जाएगा। स्वयं उपभोग के लिए वस्तुओं के मूल्य की अगर बात करेंगे, स्वयं उपभोग के लिए, तो इसको भी शामिल किया जाएगा। सेकेंड हैंड माल की बिक्री से जो प्राप्त आय होती है इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देखो पिछले वर्ष का उत्पादन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, सही उत्तर। यही पूछ रहा था ना, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई। हाँ ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है सकारात्मक बाह्यता, है ना। जब आप देखो डेमोग्राफी में नो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं बाह्यता के बारे में, एक्सटर्निटीज के बारे में। बाह्यता दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव होती है बोले तो धनात्मक, दूसरा क्या नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक, है ना। जैसे कि आपके घर के आसपास फूलों का एक सुंदर सा बगीचा हो तो आपके लिए वो पॉजिटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट करेगा, धनात्मक बाह्यता को उत्पन्न करेगा। एक कंपनी हो, एक कोई कंपनी हो जिसमें चमड़े के प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा हो, तो वहां से ऋणात्मक बाह्यता, है ना। अब पूछ रहा है आपसे पॉजिटिव बाह्यता के उदाहरण। तेल रिफाइनरी के कारण होने वाला नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण तो अपने आप में ही देखो नकारात्मक बाह्यता की बात करता है, नकारात्मक बाह्यता। पड़ोस पे कोयला कारखाने का प्रभाव, ये भी बैड इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी क्या नकारात्मक हो जाएगा। सड़क पे कूड़ा फेंकने का प्रभाव भी नकारात्मक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इन तीनों कारणों में ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव की बात करेगा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्या पॉजिटिव की बात करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सरल किन्सियन मॉडल में खपत, सरल किन्सियन मॉडल में खपत जो है वो किसका फलन होती है ना। सरल किन्सियन मॉडल में खपत, खपत बोले तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, उपभोग आप कह सकते हो। उपभोग किसका फलन होता है, तो ये आय के स्तर का फलन होता है। किन्स ने आय के स्तर को उपभोग के साथ जोड़ करके बोला था कि उपभोग जो है वो आय के स्तर का क्या फलन होता है, ठीक है ना, आय के स्तर का फलन। एक सवाल और देख लेते हैं आज। सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का अंतर क्या होता है। जब भी आप देखो नेशनल इनकम निकालते हो ना, तो वहां पे भी ये चीज आप निकालते होंगे ना, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो यहीं से भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि जो मूल्यह्रास होता है यही इन दोनों के बीच का क्या आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का। तो हम लोगों ने 116 तक देख लिया है और पेपर में टोटल कितने सवाल थे अगर देखें तो 116 यहां तक हो गया। अभी जो भी आपके सवाल बच रहे होंगे, मुझे लग रहा है 25 से 30 ऐसे कुछ बच रहे होंगे, अगर तो वो बचे हुए सवाल हम लोग लास्ट पार्ट में देख लेंगे। और बचे हुए सवालों की अगर बात करें तो अभी देख लेते हैं। अच्छा चलो कितने सवाल हैं, 1 मिनट, 2 4 6, हाँ वही मान लो मुश्किल से 30 सवाल के आसपास बचे हैं ना। तो इनको हम लोग क्या लास्ट पार्ट में देख लेंगे, तो वहां से आपका क्या ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग क्या कवर कर लेंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा जो है वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग फिर क्या टीआरई 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और ये वीडियो अपने दोस्तों तक आप शेयर करना। कुछ भी अगर पूछना रहे तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।